बच्चों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का थर्ड टॉपिक जो मैं आपको बताने जाऊंगा, सेकंड टॉपिक, वो है आपका जाकर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये आपके सिलेबस में है और मेरे ख्याल से ये आ सकता है। तो जब भी एग्ज़ाम में सेंट्रल बैंक का फंक्शन अगर आपसे मांग रहा है बेटा, तो थोड़ी सी सेंट्रल बैंक के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह कहना पड़ेगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 1939 में हुई थी, लेकिन इनको नेशनलाइज किया गया 1949 में। इनका हेड ऑफिस मुंबई में अभी भी स्थित है, यानी कि इनकी हेड ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई रेगुलेटर कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम को। इसके अलावा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है। तो आरबीआई की जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है बच्चों इशू ऑफ करेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो मनी मार्केट में करेंसी इशू कर सकती है। अभी हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि भारत में 2 रुपये से लेकर 2000 तक की जो नोट की करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट की जाती है और मार्केट में इशू की जाती है। दूसरी नंबर बात इम्पोर्टेंस ये है कि आरबीआई के पास ही सिर्फ ये पावर है, मोनोपोली पावर, ये पावर और किसी अदर बैंक के पास नहीं है। इससे दो फायदा हमें दिखाई देती हैं। नंबर वन, अगर आरबीआई नोट को प्रिंट करती है, करेंसी इशू करती है, तो वो यूनिफॉर्म होती हैं, क्योंकि दूसरे बैंक उस करेंसी को दोबारा प्रिंट आउट नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें करेंसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आरबीआई करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में ब्लैक मनी ज़्यादा हो रही है तो वो उस करेंसी को स्टॉप कर देती है बेटे, जिस करेंसी से ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होती है। जैसा कि अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि 2000 का जो नोट है वो मार्केट में बहुत डुप्लीकेट आ गया है। तो अब आरबीआई क्या कर रही है कि मार्केट से जो 2000 की नोट है वो नोट को अब वो धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं, ताकि नकली 2000 के नोट को रोका जा सके। तो इशू ऑफ करेंसी में आपको दो बातें जरूर लिखना है बच्चों। आरबीआई का पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी का मतलब है बेटा कि भारत में आरबीआई के पास ही सिर्फ पावर है कि वह नए नए नोट प्रिंट करते हैं और नई करेंसी मार्केट में इशू करती हैं, जिससे मनी सप्लाई बना रहता है। आज भारत में 10 रुपये से लेकर 2000 तक का नोट की करेंसी आरबीआई इशू कर चुके हैं। आरबीआई का मेन फोकस होता है करेंसी को कंट्रोल करना। दूसरी बात है, आरबीआई सिर्फ भारत में आरबीआई ही करेंसी को प्रिंट कर सकती है, अदर बैंक नहीं कर सकती है। इससे पहला एडवांटेज ये होता है बेटा कि करेंसी हमेशा यूनिफॉर्म हो जाती है, सबके लिए एक जैसा होती है, करेंसी में कोई कंपटीशन नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीआई क्लोजली वॉच करती है कि मार्केट में कोई डुप्लीकेट करेंसी ना आ जाए।
अगर मार्केट में कोई डुप्लीकेट करेंसी आ जाती है तब आरबीआई क्या करती है, मार्केट से उस करेंसी को विड्रॉ कर लेती है ताकि ताकि डुप्लीकेट करेंसी को रोका जा सके। और ये अक्सर हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही की बात है कि 2000 के जो नोट हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सर्कुलेट हो रहे थे। अब आरबीआई धीरे धीरे 2000 की नोट की सप्लाई को रोकना चाहते हैं और उसे मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं ताकि 2000 की नकली के नोट को रोका जा सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेशन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई रेगुलेटर का काम करती है। आरबीआई रेगुलेटर का काम करती है। तो आरबीआई क्रेडिट सप्लाई को रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। बच्चों, आरबीआई का सबसे इम्पोर्टेंस काम है क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट मतलब लोन को कंट्रोल करना। कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और वही डिपॉजिट की रकम पब्लिक, इंडस्ट्री और बिजनेसमैन को लोन के रूप में देती है, जिसके चलते मनी सप्लाई शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों उस वक्त जब इन्फ्लेशन हाई होती है। जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो उस वक्त आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है क्रेडिट को कंट्रोल करना, और आरबीआई ही क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है, अदरवाइज नहीं। भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करती है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए क्रेडिट को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेती है। आरबीआई को अगर लगता है आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है आरबीआई को लगता है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तब उस वक्त आरबीआई क्या करती है, लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है। लीगल रिजर्व रेशियो को जब आरबीआई बढ़ा देती है तो बैंक के पास लोन देने की रकम कम हो जाती है। बैंक के पास लोन देने की रकम कम हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में बैंक लोन नहीं दे पाते हैं, जिससे डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड के कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। दूसरे तरफ जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, मतलब महंगाई की दर बहुत कम है, तो आरबीआई उस वक्त लीगल रिजर्व रेशियो को आरबीआई कम कर देती है। लीगल रिजर्व रेशियो को जब आरबीआई कम कर देती है तो बैंक के पास सरप्लस कैश आ जाता है, तो बैंक उसको आसानी से लोन देती है, तो फिर डिमांड इंक्रीज हो जाता है और फिर धीरे धीरे सामान के दाम बढ़ने लगती है। इसे ही कहते हैं बच्चों क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई के हाथ में होती है। बेटा, लीगल रिजर्व रेशियो क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। तो बेटा, क्रेडिट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई को है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो होती है वो लोन देने का काम करती हैं और वो लोन अक्सर देती हैं पब्लिक को, इसके अलावा बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को। और लोन की सप्लाई बढ़ने से मार्केट में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। इसीलिए क्रेडिट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कर लेती है। इसके लिए वो लीगल रिजर्व रेशियो को
बढ़ाती हैं और घटाती हैं। आरबीआई को लगता है बेटा इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है ताकि बैंक के पास कैश कम रहे। जब बैंक के पास कैश कम रहेगी तो वो लोन नहीं देंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, और मार्केट में डिमांड जब कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। उसके रिवर्स अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो उसके रिवर्स में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि अगर अगर बच्चों बैंक आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, तब उस वक्त वो लीगल रिजर्व रेशियो कम कर देती है, जिससे बैंक के पास सरप्लस कैश हो जाता है और बैंक तब लोन देती है, तो फिर डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में और फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। तो इन्फ्लेशन को बढ़ाना और घटाना को हम लोग कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? तो थर्ड पॉइंट है बैंकर ऑफ बैंक। बैंकर ऑफ बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं बैंकर ऑफ बैंक का मतलब हुआ तीसरा फंक्शन आरबीआई। आरबीआई रेगुलेटर कंट्रोल एडवाइस का भी काम करती है कॉमर्शियल बैंक को। यानी कि कॉमर्शियल बैंक के लिए वो तीन काम करती है। एक तो उनकी रेगुलेटर करती है, उनकी कंट्रोल करती है, उनके लिए पॉलिसी बनाती है। इसके अलावा एडवाइस का भी काम करती है सेंट्रल बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए। इसीलिए आरबीआई को कहा गया है बैंकर ऑफ बैंकर। आरबीआई को इसीलिए कहा गया है बैंकर ऑफ बैंकर, क्योंकि आरबीआई क्या करती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, बैंकिंग पॉलिसी बनाती है। इसके अलावा वो रेगुलेटर का काम करती है, कंट्रोल का काम करती है। ये सब कॉमर्शियल बैंक के लिए करती है, इसीलिए आरबीआई को कहा गया है बैंकर ऑफ बैंक। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक के पास अगर कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके पास कैश अवेलेबल नहीं रहती है, तब उस वक्त कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई की तरफ जाते हैं, और आरबीआई क्या करती है, उनको लोन देती है शॉर्ट टर्म, ताकि वो इमरजेंसी में अपना काम कर सके। इसे हम लोग कहते हैं बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास अब प्रॉब्लम है पैसा का बेटा, उनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और वो कहीं से फंड कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्थिति में उनको जाना पड़ता है आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें लोन देकर उसकी इमरजेंसी में होने वाली प्रॉब्लम को दूर कर देती है, ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसे कहा गया है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो बच्चों इसके बाद हम लोग के सामने थर्ड पॉइंट आती है, फोर्थ पॉइंट आती है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अब आरबीआई सरकार के लिए काम करती है। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम होता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेनिफिट देना। यानी कि अगर सरकार के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, सरकार के पास अगर कैश नहीं है, तो ऐसे हालात में आरबीआई क्या करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट इशू करती है मार्केट में, जिसे कॉमर्शियल बैंक खरीद लेती है, और आरबीआई फिर उसे बेचकर फंड कलेक्ट करती है और वही फंड वो गवर्नमेंट को देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है बेटे, गवर्नमेंट को जब फंड कलेक्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट वही फंड को पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर खर्चा कर देती है, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आरबीआई एक गवर्नमेंट का बैंक होती है। आरबीआई को इसीलिए बोला गया है द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटा अगर कभी भी आरबीआई को अगर कभी भी सरकार को पास अगर लिक्विडिटी नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट किसके पास जाती है, तो सर गवर्नमेंट तो जाती है आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या करती है, सरकार के तरफ से दो चीज़ इशू करती है।
नंबर 1 टी बिल, जिसे कहते हैं ट्रेजेडी बिल। जब हम मनी मार्केट पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे ट्रेजेडी बिल। और नंबर 2 जीपी नोट, गवर्नमेंट प्रमोसी नोट, और ये कॉमर्शियल बैंक को इशू करती है मनी मार्केट में, ताकि कॉमर्शियल बैंक इसको खरीदे और उससे फंड कलेक्ट किया जा सके। और आरबीआई टी बिल और जीपी नोट के जरिए फंड कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट उस फंड को कलेक्ट करने के बाद पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करना शुरू करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ये सभी चीज़ों के ऊपर वो खर्च करती है। पांचवा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ फॉरेनर एक्सचेंज। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलकर ट्रांजैक्शन करती है, तो उसमें करेंसी जो होती है उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा इंडियन रुपीस इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस की वैल्यू हमेशा कम होती है। तो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू को बढ़ाया जाए। अगर इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, मनी मार्केट में, तो उसको बढ़ाया जाए। और उसको बढ़ाने के लिए हमेशा आरबीआई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नियम में हमेशा चेंजिंग करती रहती है, ताकि आसानी से इंडियन रुपीस को स्ट्रांग किया जा सके। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेटा रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि फॉरेन मार्केट में इंडियन रुपीस को स्टेबल करना, कि इंडियन रुपीस ज़्यादा घटे नहीं और ज़्यादा बढ़े भी नहीं, स्टेबल रहे। लेकिन मेन फोकस आरबीआई का होना चाहिए कि इंडियन रुपीस फॉरेन मार्केट में हमेशा स्ट्रांग रहे और उसकी वैल्यू हमेशा बढ़े। और उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नियम में चेंजिंग करते रहती है, ताकि इंडियन रुपीस को स्ट्रांग किया जा सके, उसमें ज़्यादा डिप्रिसिएशन ना हो सके। तो बच्चों ये 5-6 पॉइंट है, इसको आप ज़रूर जान के रखिएगा। हम इसमें हाथ से लिख कर आपको क्वेश्चन भेज देंगे। तो आरबीआई का इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जाएंगे बच्चों क्वेश्चन का आंसर, और ये सब आप सुनिएगा ज़रूर ताकि आपको कहानी माथा में बैठ जाए।